क्या था, CH3C, यहाँ से आपका OH आ जाएगा, यहाँ पे हमने CH3 लिखा था, और इस CH3 के बाद यहाँ पे जो अटैच था, यहाँ पे आपका CH2 था, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये अटैच हो गया। अब यहाँ से आपने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को निकाला। वाटर मॉलिक्यूल को अब आपने निकाला कहाँ से होगा, सपोज करिए कि आपने ये जो OH है और ये लीस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास है, उसने अपना हाइड्रोजन इसको दिया। ठीक है, जब वो हाइड्रोजन देगा तो -H2O निकल जाएगा गर्म करने पर। अब मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे CH3 बचा है, यहाँ पे CH3 बचा है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बना, बी वाला प्रोडक्ट बना। अब इस बी वाले प्रोडक्ट से आपको करना क्या है, इस बी वाले प्रोडक्ट का आपको करना है, आई थिंक NaOH और I2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन बताया गया है। तो देखिए, इसका रिएक्शन मैं कराती हूँ। इसके साथ कराने बोला गया है, NaOH और I2। अब देखो इसमें ये क्या बना रहा है, ये बी प्रोडक्ट बनने के बाद ये बी प्रोडक्ट क्या करेगा, यहाँ पे जो CH3 हमारे पास अटैच है, ये जो CH3 अटैच है, ये CH3 किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा, आयोडोफॉर्म बना लेगा। ठीक है, और अब हमारे पास बचा हुआ जो प्रोडक्ट है, ये है आपके पास हाइड्रोक्साइड और एक सोडियम आयन बचा है। इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ाओगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बन के एक ये निकलेगा। मैं डायरेक्ट आपको इसका प्रोडक्ट बता रही हूँ, ये बनाएगा क्या, ये CH3, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है आपका C डबल बॉन्ड O है, और ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब यहाँ से OH लग जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मतलब C डबल OH बना। टोटल प्रोडक्ट आपका बना क्या, देखिए जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH का जो OH है, वो OH क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। मतलब प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 का होल ट्वाइस, देन C डबल बॉन्ड CH बनेगा, यहाँ से C डबल OH बन जाएगा, और यहाँ पे अटैच जो CH3 था उसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, आयोडीन की क्वांटिटी आप बढ़ाओगे और आयोडीन होगा क्या, जो CH है वो I3 के फॉर्म पे निकलेगा, 2I2 प्लस आप क्या करोगे, 2NaOH करोगे, तब ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। उस बैलेंस इक्वेशन को जब आप निकालोगे तो आपका एक आयोडाइड बन जाएगा, और फिर ये सोडियम भी वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, बाकी के बचे जो भी हमारे हाइड्रोजन है वो सोडियम के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्राइड बना लेंगे, या 2 सोडियम हाइड्राइड के फॉर्म पे वो वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि जनरली हमारे प्रोडक्ट के बनने को बताता है, वही चीज आपके बुक पे दी गई थी। इसके बाद लास्ट जो केमिकल इक्वेशन इस क्वेश्चन पे बताया गया था, वो क्या था कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो आपको कितना दिया हुआ है, C4H10 और O दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वो ब्यूटेन के बारे में बता रहा है, जो रिएक्ट करता है किसके साथ, PCl5 के साथ रिएक्ट करता है। अब देखो, जब भी PCl5 किसी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैंने बताया था वो बनाता है आपका POCl3। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और इसका बचा हुआ एक जो Cl है वो HCl के फॉर्म पे निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें ऑलवेज जब भी आपका PCl5 रिएक्ट करेगा उसमें बनेगा। ठीक, अब बचा हुआ प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, यहाँ से 4 Cl निकल गए तो बचा क्या, एक Cl बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन भी हमारा रिप्लेस हो चुका है, तो मेरे पास बचा हुआ प्रोडक्ट है C4H10 और Cl। ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे बच गया। अब इस प्रोडक्ट का रिएक्शन किसके साथ कराने के लिए बोला जा रहा है, रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, फिर KCN के साथ कराओगे। जब KCN के साथ कराओगे तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है Cl को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे वो खुद क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये 9 हो गया है, वहां से निकल गया तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से Cl आपका रिप्लेस होगा और रिप्लेस होने के बाद क्या बन जाएगा, C4H9 और Cn बन जाएगा। देन माइनस KCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब जो बी प्रोडक्ट आपका बना, ये बी प्रोडक्ट आपको किसको बता रहा है, किसी भी साइनाइड के बारे में बता रहा है या फिर नाइट्राइड के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब इसका जब हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे, ये जो साइनाइड आपके पास बना हुआ आया है, इसका आपको कौन सा प्रोसेस करने बोला गया है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करने बोला गया है। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, C4H9 CN हमारा बना, और इसका हम अब हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होगा, देखिए इस ये जो O और H2 है, H2 किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से, और O किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से, और क्या बना लेगा, C4H9CO NH2 हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे एक और, तो क्या हो गया, 5 कार्बन हो गया। तो इसको पेंटेना और पेंटेन हो गया, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन फैमिली है तो अमाइड। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारा पेंटीनामाइड बन जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको इस दिसंबर मंथ के क्वेश्चन पेपर पे क्या की गई है, पूछी गई है। ठीक, तो इसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं इस असाइनमेंट के। बाकी का जो असाइनमेंट है उसके बारे में कुछ असाइनमेंट और बचे हैं, जैसे अगस्त का असाइनमेंट हो गया, तो उसके बारे में कल की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम चैप्टर के बारे में देख लेते हैं, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको यहाँ पे पढ़ना था, प्रिपरेशन। आप देखिएगा प्रिपरेशन में कैसे बनाया जाता है उसको, वो इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो है आपका कौन सा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। आपको यहाँ पे ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है कि ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, कंटेन होता है। इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ ग्लूकोज में लगभग एक फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है, दैट इज CH2OH, और 4 हमारे पास क्या होते हैं, CHOH ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ग्लूकोज होगा उसमें 6 कार्बन एटम के साथ एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हमारे पास CH2OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, और एक अल्डिहाइड का ग्रुप होता है, और 4 हमारे पास OH ग्रुप होते हैं, जो कि CHOH, जिसको हम सेकेंडरी अल्कोहल के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये सारे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इन अ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का मुझे क्या करना है, ओपन स्ट्रक्चर बनाना है। तो ओपन स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाया जाता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा प्राइमरी अल्कोहल आ गया, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट पे आता है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, अल्डिहाइड आ गया, एल्डोस भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था, जो ग्लूकोज होता है उसको। अब टोटल कितने ग्रुप थे हमारे पास, CHOH के 4 ग्रुप थे, तो 1 2 3 और 4, 4 ग्रुप मैंने बना दिए। ये जो पॉइंट है ये कार्बन एटम के बारे में बता रही है, और उसके साथ अटैच कौन था, HOH अटैच था। तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, यहाँ पे आप H लिख दो, देन OH लिख दो, फिर OH लिख के आप H लिख सकते हो, HOH, और यहाँ पे आपका OH और H लिख सकते हैं। तो इस टाइप में आपका क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर मुझसे बोला जाता है कि मुझे इसका डी फॉर्म और एल फॉर्म पता करना है, ठीक है, तो इसका डी फॉर्म और एल फॉर्म उसको कैसे पता किया जाता है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो उसके लिए आपको एसिमेट्रिक कार्बन जो होते हैं उसको लेते हुए एक ग्रुप को क्या मानना पड़ता है, बेस मानना पड़ता है, या उसके रेस्पेक्ट में उस स्ट्रक्चर का जो डी या एल फॉर्म है वो क्या किया जाता है, पता किया जाता है। अब वो
किसका रेस्पेक्ट होता है वो हम देखते हैं। तो वो रेस्पेक्ट होता है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे लिखा CH2OH, तो मैं काउंटिंग यहाँ से करूंगी और यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे OH और बाकी ऊपर जो प्रेजेंट था वो मेरा क्या था, CHO था। ठीक है, इस एक ग्रुप को आपको क्या मानना है, बेस मानना है। और यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड अ एसिमेट्रिक कार्बन। मतलब आपको एक एसिमेट्रिक कार्बन को बेस मानते हुए क्या करना है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताना है। अब एसिमेट्रिक कार्बन किसको बोला जाता है, ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप से क्या होता है, अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये CH2OH से अटैच है, यहाँ पे OH से अटैच है, यहाँ पे H से और यहाँ पे CHO से। ठीक है, तो ये जो जिसको मैंने बेस माना है दैट इज कॉल्ड ग्लिसरल्डिहाइड। इस फॉर्मूला को क्या बोला जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड बोला जाता है। ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है इस फॉर्मूला को, ठीक है। जनरली इसको लिखा कैसे जाता है, तो ये CH2OH होता है, देन आपका CHOH होता है, देन आपका CHO होता है। ये ग्लिसरल्डिहाइड का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसी के बेस पे डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी फॉर्म क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अब कैसे इसके बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, देखिए अगर कोई ग्लिसरल्डिहाइड ग्रुप किसी भी सेकेराइड्स में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे CHO था, तो यहाँ पर अगर ये OH ग्रुप राइट साइड पे मैम प्रेजेंट होता है। हाँ बोलिए। मैम सेकेराइड मतलब? कल तो बताया था बीटा क्लास में आपको। सेकेराइड मतलब? तो डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड बताया था ना आप सभी को। नहीं मैम, सेकेराइड का मीनिंग। बेटा वो नाम है, एक केमिकल का नाम है वो। जैसे ग्लूकोज एक केमिकल का नाम होता है ना, तो उसी ग्लूकोज को ही सेकेराइड्स बोला जाता है, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। यस चलिए, मैम। यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस कार्बन के कौन से साइड पे प्रेजेंट होगा, इस कार्बन के अगर राइट साइड पे प्रेजेंट होगा। ग्लिसरल्डिहाइड बेसिक पॉइंट है, उस बेसिक पॉइंट के राइट साइड पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको किस फॉर्म पे लोगे आप, डेक्स्ट्रो के फॉर्म पे लोगे। और डेक्स्ट्रो के बेसिस पे हम इसका क्या निकालते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन निकालते हैं, जिस वजह से उस पे हम क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, जब भी OH ग्रुप कहाँ होगा, एसिमेट्रिक कार्बन के अगर राइट साइड पे प्रेजेंट होगा तब। ठीक है, और अगर ये OH ग्रुप एसिमेट्रिक कार्बन के कौन से साइड पे प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा। ये OH और यहाँ पे आपका OH और ये H आ गया, तो ये लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड पे अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये लियो रोटेटरी को बताएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो तब उस केमिकल कंपाउंड को हमको क्या लेना है, लियो रोटेटरी के फॉर्म पे लेना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक स्ट्रक्चर हमको बताया गया है, उस स्ट्रक्चर पे देखिए हमको ये बोला गया है कि कैसे आप D फॉर्म और L फॉर्म पता करोगे। ये मान लीजिए हमारा 1 2 3 4, ये CH2OH है और यहाँ पे आपका CHO है। ठीक है, मैंने यहाँ पे H और OH लगा दिया। इसके बेसिस पे आपको बताना है, जो लास्ट वाला होगा CH2OH के साथ, उसके बेसिस पे आपको बताना होगा कि कौन सा D फॉर्म है और कौन सा L फॉर्म है। तो अभी ये राइट साइड पे OH है, अब इसके ऊपर OH और H कहीं पे भी लगा रहे उससे हमको क्या है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ इस CH2OH से जो भी कार्बन अटैच है उससे लगे OH को बेस मानते हुए देखना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा D फॉर्म बन जाएगा। लेकिन यही चीज इस स्ट्रक्चर में क्या होती कि ये O जो होता यहाँ पे प्रेजेंट होता, इस OH के साथ प्रेजेंट होता और यहाँ पे H आ जाता, तो लेफ्ट साइड पे आ गया। तो तब मैं इसको कौन सा फॉर्म बोल देती, L फॉर्म बोल देती। ठीक है,
तो ऐसे डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या किया जाता है, पता किया जाता है। और डी फॉर्म और एल फॉर्म बनता कैसे है पूछा जाएगा, तो कोई स्ट्रक्चर अगर डी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका आप मिरर इमेज देखोगे, तो उसका मिरर इमेज ऑलवेज उसके किसको बताएगा, एल फॉर्म को बताएगा, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, उसकी इमेज को वो क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पे मिरर स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, जिसमें वो उसके अपोजिट स्ट्रक्चर को बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा फॉर्म क्या होता है वो यहाँ पे पूछा गया है। जैसे मैं किसी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जैसे यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे आपका सी एच ओ एच है, देन सी एच ओ एच, और फिर सी एच ओ एच, 4 टाइम्स आपका सी एच ओ एच हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, सी एच टू ओ एच आ गया। ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब इस ग्लूकोज का मुझे डी फॉर्म और एल फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, तो डी फॉर्म और एल फॉर्म स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगी, तो मुझे क्या करना है, उसके OH की साइड को देखना है कि जो OH है वो कहाँ है, वो तो मुझे पता चल गया। अब इसमें देखिए लिखा गया है, एक अल्फा ग्लूकोस लिखा गया है और एक बीटा ग्लूकोस लिखा गया है। तो अल्फा ग्लूकोस और बीटा ग्लूकोस, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कब वो अल्फा ग्लूकोस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कब वो बीटा ग्लूकोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी और एल फॉर्म तो आप बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लगभग कितने कार्बन एटम का, 6 कार्बन एटम का बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे CH2OH, देन यहाँ पे H है, और ये आपका OH, HH OH, सॉरी, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, देन H आ जाएगा, और फिर यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे H आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, उसका स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म में कैसा रहता है, सेम रहता है, सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, लेकिन उसके बाद के जो सॉरी सेंट्रल जो भी एटम हमारे पास प्रेजेंट है उनका, वो आपको बीटा और अल्फा दोनों में ही क्या देखने को मिलेंगे, सेम देखने को मिलेंगे। लेकिन उनके बाद के जो आप देखोगे, तो ये देखो यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। तो आप उसको किस फॉर्म पे आइडेंटिफाई करोगे, अल्फा के फॉर्म पे आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर कैसा होता कि यहाँ पे तो OH ग्रुप अटैच है, सपोज ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पर क्या आ जाता, H आ जाता। ठीक है, तो OH के बाद H, देन OH के बाद H, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम पर उस स्ट्रक्चर को आप कौन से फॉर्म पे लोगे, बीटा के फॉर्म पे लोगे। आपको उसको उस टाइप में क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सेम साइड अगर है तो उसको ऑलवेज आप बीटा लीजिएगा, अगर आपको मेमोरी में नहीं आ रहा हो तो। और अगर वो डिफरेंट साइड पे HOH को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको आपको ऑलवेज कौन से फॉर्म पे लेना है, बीटा स्ट्रक्चर के, सॉरी हाँ, डिफरेंट हो तो आपको बीटा स्ट्रक्चर के फॉर्म पे लेना है, और सेम हो तो अल्फा स्ट्रक्चर के फॉर्म पे उसको लेना है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये तो फिशर प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इसमें एक और स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो किसका होता है, हावर्थ प्रोजेक्शन बोला जाता है। हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है, तो हावर्थ प्रोजेक्शन इस फॉर्म पे बनाया जाता है, ये हल्का सा ये बैक पोर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, इस वजह से इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे कोई स्ट्रक्चर मेरे पास बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर को मुझे हावर्थ प्रोजेक्शन में लिखना है, तो मैं उसको हावर्थ प्रोजेक्शन में कैसे लिखूंगी, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने ले लिया मान लीजिए CH2OH, और इससे अटैच है एक O, यहाँ से आता हुआ एक O अटैच है, यहाँ पे H आ गया आपका, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, देन H है, सॉरी सेंट्रल है तो OH, और ये H हो जाएगा, यहाँ पे आपका OH और H, यहाँ पे और एक है बेटा, एक OH और H। ठीक,
ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया। अब इस स्ट्रक्चर का मुझे हार्वर्ड प्रोजेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप जो भी हार्वर्ड प्रोजेक्शन देखोगे वो इस पोजीशन पे ही ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का पोजीशन CH2OH के बाद ये है। तो इस CH2OH के बाद इस कार्बन से ये ऑक्सीजन क्या है, रिलेटेड है। तो CH2OH के बाद ये एक बॉन्ड हो गया और इस कार्बन से ये ऑक्सीजन अटैच है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये सामने वाला फ्रंट पोर्शन वाला बता रही हूँ। तो ये CH2OH के साथ आपका क्या आ गया, एक H आपने अटैच कर दिया। अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन आपने क्या किया, ये स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो H है वो कौन से साइड पे जा रहा है, नीचे वाले साइड पे जा रहा है। अब नीचे वाले साइड पे जा रहा है तो आपको ये पता करना होगा कि लेफ्ट साइड वाला जो भी मेरा एटम है वो कहाँ पे जा रहा है, नीचे वाले साइड पे जा रहा है। तो उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर पे OH और H लगा हुआ है। तो वो OH और H कहाँ पे जाएगा, देखिए ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ते कम जगह पे नहीं। हाँ ठीक है, तो राइट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको कहाँ लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको आपको कहाँ लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है। मतलब यहाँ पे राइट वाला ऑब्जेक्ट मेरा OH है तो मैंने उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया। देन यहाँ पे OH मेरा राइट डायरेक्शन में है तो मैंने उसको क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया। और हाइड्रोजन को कहाँ ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। और उसके बाद जो मेरे प्रोडक्ट बचे, नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट पे देखिए, जहाँ पे आपका OH दिख रहा होगा, H और OH एक जगह पे, ये जो सेंट्रल वाला है, ये जो सेंट्रल वाला है इसमें OH क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन पे है। तो लेफ्ट वाले को कहाँ लेना है, अपवर्ड में। अपवर्ड पे OH आ जाएगा और डाउनवर्ड पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला H और OH बचा, तो इसमें H कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा लेफ्ट वाला। और जो राइट वाला OH है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस टाइप में आपको पहले तो उसका आप फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे, और फिशर प्रोजेक्शन बनाने के बाद आपको उसका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी आप सीखेंगे कि लेफ्ट वाले को मुझे कब अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है और कहाँ पर मुझे उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना है। आप जब भी देखोगे इस स्ट्रक्चर को, जो लेफ्ट वाला प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जो राइट वाला एटम है वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपको ये इंडिकेशन ऑलवेज मेमोरी पे रखना है कि मुझे हार्वर्ड प्रोजेक्शन को बनाना कैसे है। लेफ्ट वाले जो भी एटम्स होंगे उसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज रखूंगा या रखूंगी, और जो राइट वाले मेरे एटम होंगे उसको ऑलवेज मैं कहाँ रखूंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखूंगी। ठीक है, इस बेस पे आप जब इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तब जाके आपका जो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो राइट होगा। कभी कभी आपको इस फॉर्मूला को लिखने बोला जा सकता है या फिर आपको इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस स्ट्रक्चर का आपको हावर्थ प्रोजेक्शन लिखने बोला जा सकता है। या फिर आपको हावर्थ प्रोजेक्शन दे दिया जाएगा और उसका फिशर प्रोजेक्शन जो है, जिसको पायरेनोस स्ट्रक्चर के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, वो आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो इसमें ये जो प्रोजेक्शन है ये आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, इसमें थ्योरी आपसे ये सब नहीं पूछेगा। थ्योरी में वो आपसे DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड इसके बारे में पूछेगा। मैं सिर्फ एक जनरल आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि कैसे हार्वर्ड का प्रोजेक्शन या फिशर प्रोजेक्शन को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। D फॉर्म या L फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और कब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। एल्डोस होता है तो क्या होता है, कीटोस होता है तो क्या होता है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक और आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आई थिंक अगस्त महीने का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए।